किसानों का कल्याण। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि सारे सुझाव को समाहित करते हुए आगे बढ़े। लेकिन माननीय उपसभापति जी, जितना हमारा राष्ट्र प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है। हजारों साल पहले से भारत में कृषि होती रही है। हमने बचपन में कई पौराणिक संदर्भ पढ़े हैं। जब ऋषि भी बच्चों को शिक्षा देते थे गुरुकुल में, तब भी उनके पास खेती होती थी। और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे, पढ़ते भी थे और करते भी थे। इस कृषि को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उसका हम प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्होंने थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। और इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL 480 चढ़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पे विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी।
अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया, क्योंकि प्राथमिकता गलत थी। और माननीय उपसभापति जी, 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बात कहूं। उस समय ये भारत जो प्राचीन और महान राष्ट्र है, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था, उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने 2G, 3G, 4G। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। और तब भारत की राजनीति में, आप धैर्य से सुनिए, तब भारत के राजनीतिक चित्र पर उदय हुआ एक दैदीप्यमान सूर्य का, जिसने सारे देश को आशा और विश्वास से भर दिया। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत थी। मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदलने का काम हुआ। और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास। सुविचारित ढंग से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है। कल कह रहे थे हमारे मित्र, बजट का जिक्र कर रहे थे, बजट कम कर दिया गया। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये बताना चाहता हूं, कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया। 2024-25 में ये बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपया। और ये केवल कृषि विभाग का है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है, ये इनका है 1,32,000 तो मैंने बताया कृषि, 152 एलाइड सेक्टर और फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह सब जोड़ दी जाए तो इसमें 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा। मानिए आपके समय ये डिपार्टमेंट एक थे, आप कितना देते थे? माननीय उपसभापति जी, बजट का पर्याप्त प्रावधान है और इसमें सिंचाई तो जोड़ा ही नहीं, सिंचाई तो जोड़ा ही नहीं। जल शक्ति मंत्रालय अलग है, वो सिंचाई के प्रबंध के काम में लगा है। उत्पादन अगर हमको बढ़ाना है
तो माननीय उपसभापति जी, पहली प्राथमिकता होगी किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंचाने की। ये हमको करना पड़ेगा, बिना पानी के खेती नहीं होती। और आज मैं कहना चाहता हूं, सिंचाई की व्यवस्थाओं में बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, और जब हमारी सरकार आई तो बढ़ा के हमने कर दी थी उसको 47.5 लाख हेक्टेयर, और उसको बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर पे लगातार हमारा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, रिवर लिंकिंग की बात उन्होंने की, और रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को अगर सबसे पहले साकार किसी ने किया तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने किया। नर्मदा जी के पानी को कई नदियों में प्रवाहित करके उन्होंने जो नदियां समाप्त हो गई थी उनको जीवित करने का काम किया। भाजपा शासित राज्यों ने कई जगह काम किया। मध्य प्रदेश में भी मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी यहां बैठे। जब रिवर लिंकिंग की बात आई और यह कहा गया कि क्या नर्मदा जी को छिप्रा जी से जोड़ा जा सकता है, तब उत्तर था उधर से कि नहीं, इम्पॉसिबल। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और तय किया कि नर्मदा जी के पानी को छिप्रा जी में ले जाएंगे और ले जाके दिखा देंगे। नर्मदा छिप्रा, नर्मदा जी गंभीर, नर्मदा जी पार्वती, नर्मदा जी काली सिंध, सबको जोड़ने का काम हुआ। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैन और बेतवा को जोड़ने के प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है। 20 लाख हेक्टेयर जमीन, 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो। सिंचाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। बाण सागर जैसे बांध एक नहीं अनेकों बरसों तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि खेती, किसान प्राथमिकता नहीं था। आज मुझे गर्व ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर भी काम चल रहा है, और उसके साथ साथ एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई की योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है आपके सामने कृषि पर बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि पुरानी सरकारों की, कांग्रेस की सरकारों की प्राथमिकताएं गलत थी। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। हमने लगातार प्रयत्न किया, उत्पादन की बात हो रही थी। आज मैं बताना चाहता हूं, इन अच्छे प्रयत्नों के कारण सिंचाई के हमने उत्तम बीजों का, आईसीआर ने उत्तम बीज बनाए, और अभी भी 109 नई बीज की क्वालिटी हम जारी करने वाले हैं। क्योंकि उपज अगर बढ़ाना है तो अच्छे बीज चाहिए, जलवायु अनुकूल जीव चाहिए, बेहतर सिंचाई चाहिए, अच्छा आदान चाहिए, और 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और उत्पादन अगर आप देखेंगे तो 2023-24 में खाद्यान्न का उत्पादन केवल 329 मिलियन, 23-24 में खाद्यान्न का उत्पादन 329 मिलियन टन तक माननीय सभापति महोदय पहुंच गया है। और इस समय अगर हम हॉर्टिकल्चर देखें, बागवानी देखें, तो 23-24 में बागवानी का उत्पादन 352 मिलियन टन तक पहुंच गया है। हम यहां रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। कल दलहन और तिलहन की बात हो रही थी। जब उधर की सरकार थी माननीय सभापति महोदय, दलहन का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन वो प्राथमिकता नहीं थी, लगातार घट रहा था। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है
कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी अब तेजी से काम हो रहा है और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बात फर्टिलाइजर सब्सिडी पे की गई। आज मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तब माननीय अध्यक्ष महोदय 13-14 में, माननीय सभापति महोदय 13-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी 71,280 करोड़। लेकिन पिछले साल 23-24 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी 1,95,420 करोड़। मैं वर्षवार बता सकता हूं। 18-19 में 73,435 करोड़। और इस साल कह रहे थे, वर्षवार मेरे पास आंकड़े हैं कि घटा दी गई है। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, फर्टिलाइजर की सब्सिडी में जितना पैसा लगता है सरकार व्यवस्था करती है। बजट के प्रावधान के अलावा भी अतिरिक्त राशि देनी पड़ती तो दी जाती है। अभी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण डीएपी के जहाज घूम के आए, लंबा मार्ग तय करना पड़ा, समय ज्यादा लगा और इसलिए कीमत बढ़ रही थी। हमने उस बढ़ी हुई कीमत का भार किसान पर नहीं डाला और 2625 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया ताकि सस्ता फर्टिलाइजर किसान को मिलता रहे। आज आपके माध्यम से माननीय सभापति जी मैं बताना चाहता हूं, यूरिया के एक बैग पर हमारे विद्वान मित्र अभी संजय जी बैठे हैं, वो बात कर रहे थे कि मात्रा कम हो गई है। माननीय सभापति जी, यूरिया के एक बैग पर 45 किलोग्राम का 50 से 45 हुआ है, लेकिन लागत भी कम कर दी। अब 45 किलोग्राम पर सरकार सब्सिडी देती है 2,100 रुपया। ये मोदी जी की सरकार देती है। किसानों के लिए केवल 266 रुपया में मिलता है। 2366 रुपए का यूरिया किसान को 266 रुपया में देती है। ये मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय सभापति जी, डीएपी का एक बैग 50 किलोग्राम का सरकार सब्सिडी देती है 1,083 रुपया। कुल कीमत पड़ती है 2,433 रुपया, लेकिन किसान को मिलता है 1,350 में। हमने इस कीमत को कभी बढ़ने नहीं दिया। सस्ता खाद मिले, किसान फायदे की खेती कर पाए, इसके लिए एक नहीं अनेकों कदम उठाए गए। और माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, देश के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को यह सस्ता खाद मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती रहेगी। मैं पानी की बात कर रहा था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया। पानी की कमी पर कई माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की थी। अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, कई जगह सूखे का संकट है, इसलिए पानी की एक एक बूंद हमें बचानी पड़ेगी और इसलिए सूक्ष्म सिंचाई योजना लाई गई। ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, प्रेशराइज्ड पाइप के माध्यम से नहर में बहता हुआ पानी सीपेज भी होता है, बाष्पीकरण भी हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई योजना ऐसी है जिससे एक एक बूंद पानी सीधे किसान के खेत में पहुंचता है, किसान के खेत में जाता है। पिछली सरकार को पानी का महत्व नहीं मालूम था। माननीय सभापति जी, अब सूक्ष्म सिंचाई योजना में अगर आप देखेंगे तो इस सरकार ने 23-24 तक 14-15 से 21,312 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं और हमने तेजी से क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम किया है। माननीय सभापति जी,
कल कृषि के मशीनीकरण की बात हो रही थी, माननीय सदस्य सुझाव दे रहे थे, छोटे किसानों को भी कृषि यंत्र चाहिए। कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देते भी कहां से, किसान आपकी प्राथमिकता कभी रहा नहीं। आप मैनिफेस्टो में बात जरूर करते रहे, लेकिन किसान की तरफ कभी देखा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय मैनिफेस्टो में कहते थे, माननीय सभापति महोदय मैनिफेस्टो में कहते थे, कृषि की लागत की समीक्षा करेंगे, जहां आवश्यक हुआ सब्सिडी देंगे, मशीनरी किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करेंगे। लेकिन ये कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। ये किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन स्थापित किया और उसमें छोटे और सीमांत किसान, जिनकी संख्या 85% है, उनकी कृषि मशीनों तक पहुंच बने। इसलिए मशीनरी की खरीद, कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना, उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, उच्च और तकनीकी तथा कुशल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 14 से 24 के दौरान सब्सिडी के तहत 18,25,000 से अधिक मशीनें वितरित की गई और 49,921 से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए, जहां से छोटे किसान भी जाएं, किराए पे मशीन लें और अपने खेतों में खेती करने का काम करें। अनेकों नवाचार हुए। माननीय सभापति जी, आप जानते हैं, हरियाणा पंजाब का किसान, मैं उनको प्रणाम करता हूं। देश के अन्न के भंडार उन्होंने भरने का काम किया है, देश के अन्न के भंडार। लेकिन पराली एक समस्या थी। इस सरकार ने वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए भी पराली की समस्या से निपटने के लिए 2018 में एक नई योजना बनाई। पंजाब के मुख्यमंत्री जी, जिसका गन्ना बोया था उसको गेहूं की फसल खराब होने का ओले के बाद मुआवजा दे दिया। पटवारी के मन में अगर आ गया तो इधर के उधर लिख दी। माननीय सभापति महोदय, कई सब शिकायतें हर एक राज्य में आती है। इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत थी और मैं हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत के किसानों की ओर से उन्होंने डिजिटल कृषि मिशन शुरू करने का संकल्प लिया। माननीय अध्यक्ष सभापति जी, मुझे कहते हुए गर्व है कि किसानों को आधार की तरह एक डिजिटल पहचान दी जाएगी। किसान आईडी बनाई जा रही है, जिसको किसान की पहचान के रूप में जाना जाएगा। इस किसान आईडी को राज्य के भूमि के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा। माननीय सभापति जी, अब किसान कोई भी फसल बोएगा, उसके रिकॉर्ड में हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिजिटल है। आदमी गड़बड़ नहीं कर सकता। और फसल अगर बोई गई है तो बोने के बाद जैसी फसल आती है, मोबाइल से वीडियोग्राफी करके उसको सुरक्षित कर दिया जाएगा, ताकि कोई फसल कौन सी बोई है उसमें गड़बड़ ना कर सके। और किसानों के नुकसान का आकलन अब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आदमी नहीं करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा, सीधे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होगा। जैसा नुकसान होगा वो 100% वैसे ही आ जाएगा और किसान को पूरा, जो पात्र किसान है, पूरी राहत दी जाएगी। ये डिजिटल कृषि मिशन का हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खेती के लाभ को अगर बढ़ाना है तो होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि बैठ के सोचो, खेती और खेती से संबंधित सारे विभाग एक दिशा में कैसे सोचे। विभाग अलग अलग हो सकते हैं सभापति जी, लेकिन हम जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर विभाग अलग है, लेकिन खेती से उसका संबंध है। जल शक्ति विभाग अलग है, खेती से संबंध है।
उसका है। और इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि अलग अलग विभाग, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, ये मिलके प्लानिंग करें, एक दिशा में चलें, ताकि हम खेती में लाभ को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकें। एकीकृत दृष्टिकोण ये सरकार अपनाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। माननीय सभापति जी, हम कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, केवल अनाज की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय पशुपालन, अनेकों प्रकार, मधुमक्खी पालन, अनेकों प्रकार के काम को जोड़ के छोटे और सीमांत किसानों को भी ज्यादा लाभ कैसे हो सके, उसकी योजना ये सरकार बना रही है। मुझे कहते हुए खुशी है माननीय सभा